हेलो डी स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के अलावा हम इस चैप्टर के कंप्लीट ट्रांसलेशन को देखेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के ट्रांसलेशन को कैसे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसके फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, आई स्पॉटेड इट इन द जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे राइट रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान पर देखा। राइट, रोल टॉप डेस्क इन ब्रिडपोर्ट। राइट, जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ की दुकान और आई स्पॉटेड इट यानी कि मैंने इसे एक रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान पर देखा। अ मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। एक आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी की शुरुआत का था। इट्स अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। और ओक का मतलब होता है कि एक जो बलूत की लकड़ी होती है उसको हम कहते हैं। और आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक खरीदना चाहता था, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, और लेकिन वे बहुत महंगे थे, यह बहुत बुरी हालत में था। This one was in the bad condition, the roll top in several places, one leg clumsily mended, scratch mark all down one side. This one was in bad condition, और ये बहुत ही बुरी हालत में था और कई टुकड़ों में जो रोल टॉप था एक बिल्कुल बेढंग तरीके से ठीक किया हुआ एक जो तरू का पेड़ होता उसके नीचे तक झुलसने के निशान थे और ये बहुत कम पैसों में बिक रहा था। राइट, एंड आप कह सकते हो दिस वन वाज अ बैड कंडीशन एंड रोल टॉप सर्वल पीसेस में टुकड़ा था वो। अ लेग क्लूमसली मेंडेड, स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ में क्या था, कई टुकड़ों में जो रोल टॉप था एक पैर बिल्कुल बेढंग तरीके से ठीक किया हुआ और एक तरु नीचे से ऊपर तक झुलसने के निशान थे, स्क्रोच मार्क ऑल द वन साइड। राइट, और यह जो था इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत ही कम पैसों में बिक रहा था। सो आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। और मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। आई कुड रिस्टोर इट। राइट, आई वुड बी अ रिस्क, और यह एक जोखिम हो सकता है, एक अपने लिए चैलेंज होगा, चुनौती होगी, बट आई हैड टू हैव इट, और लेकिन मुझे ये करना ही था। तो अगर इस कंप्लीट लाइन की मीनिंग को आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मुझे इसकी मरम्मत करनी चाहिए, मरम्मत कर सकता हूँ, ये एक जोखिम होगा, एक चैलेंज होगा, लेकिन मुझे ये करना ही था। राइट, आई पैड द मैन एंड ब्रॉट इट back my workroom at the back of the garage. I began work on it Christmas evening. Right, और मैंने उस पर्सन को, उस आदमी को पैड किया, पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट, और मैंने आदमी को भुगतान किया और इसे गैरेज के पीछे वर्करूम में वापस ले गया। एंड बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। राइट, वहां पे मैं ले गया। आई बिगेन वर्क ऑन द क्रिसमस इवनिंग, और मैं क्रिसमस की जो पूर्व संध्या पर इस पर काम शुरू किया। राइट, देखिए यहाँ पे इस पैसेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ हमें मीनिंग्स मिली, जैसे ओक, स्क्रॉच, क्लूमसली। राइट, गैरेज। ओक का मतलब होता है एक ड्यूरेबल वुड होती है, एक पेड़ की तरह होता है जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। और अगर हम क्लूमसली की बात करें तो ये होता है एक ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, एक ऐसा एक्शन जहां पे आप बिना स्किल के कोई काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वन लेग इसका मेंडेड था, टूटा हुआ, एकदम अलग ही तरीके का था। स्क्रॉच मतलब होता है जहां पे जो जले हुए के जो निशान होते हैं, बर्निंग स्लाइटली, उसको हम कहते हैं।
और गैराज का मतलब होता है बिल्डिंग, इंडोर एरिया जहाँ पे पार्किंग स्टोर करते हैं कुछ मोटर व्हीकल्स, उसको हम गैराज कहते हैं, राइट। तो ये आई होप कि ये पैसेज अगर आप समझ पाए होंगे। और एक बार फिर से मैं इस पैसेज को बताता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि आई स्पॉटेड इट इन द जंक शॉप इन अ ब्राइटपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे एक रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट पे एक कबाड़ की दुकान पर देखा। एक आदमी ने कहा कि यह एक 19th सेंचुरी की शुरुआत थी और ओक था, राइट। ओक यानी पेड़ होता है। आई हैड वांटेड वन, मैं उनको खरीदना चाहता था, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, जो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, महंगे थे। दिस वन वॉज अ बैड कंडीशन, एक जो था कि बैड कंडीशन में था। जो रोल टॉप था उसका अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक जो उसका लेग था वो बुरी हालत में थे, और एक पैर बिल्कुल बेढंग तरीके से ठीक किया हुआ था। और उसी तरु के नीचे क्या था, स्क्रोचेस के मार्क्स थे, जले हुए के निशान थे वन साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत ही आप कह सकते हो कि कम पैसे में बिक रहा था। और मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। इट वुड बी अ रिस्क, जो कि एक रिस्क हो सकता था, एक चैलेंज था, बट आई हैड टू हैव इट, बट मुझे करना ही था। आई पैड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक माई वॉकरूम। मैंने उस पर्सन को पैक किए, पैसे दिए और उसको वापस अपने वॉकरूम में ले आया, एंड बैक ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पास ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन द क्रिसमस इवनिंग। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस पर काम करना शुरू किया, और मीनिंग को भी आप समझ पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो ये जो पैसेज दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर्स, राइट। मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरीके से हटा दिया, कंप्लीटली, एंड पुल आउट द ड्रॉर्स, और जो दराजों थे उनको बाहर निकाला। लगभग आप कह सकते हो द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो उसकी हर जो उसकी परत थी, जो वेनर था, लिफ्टेड एवरीवेयर, हर जगह से लगभग लगभग वो उखड़ गई थी। और इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और यह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वाटर, पानी के द्वारा डैमेज की गई चीज लग रही है। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, राइट। और बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर toll on this desk, and this last drawer was struck fast। और आप इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसा लग रहा था जैसे आग और पानी दोनों ने ही इस डेस्क को कंप्लीटली पूरी तरीके से इस पे उसको नुकसान पहुंचाया हो। और जो आखिरी जो दराज थी, लास्ट ड्रॉवर तो जो था, वो स्टक फास्ट, वो बिल्कुल बिल्कुल कड़ी तरीके से अटक गई थी। और इसी आई ट्राइड इट, आई कुड ईजी टू आउट जेंटली, और मैं कोशिश कर रहा था इसे धीरे से बाहर निकालने के लिए। मैंने हर संभव प्रयास किया। आई ट्राइड ऑल कुड इट ईजी टू गेट आउट जेंटली, कि हर तरीके से बाहर आ जाए। और इन द एंड आई यूज्ड brute force and struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open and revealed a shallow space underneath a secret drawer. In the end, I used brute force, और मैंने लास्ट में बिल्कुल एक ब्रूट फोर्स, मतलब कह सकते हो कि बिल्कुल निर्दयता पूर्वक मैंने उस पर फोर्स किया और अपनी मुट्ठी को जोर से मारा, और दराज तेजी से खुल गया। एंड स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। एंड ड्रॉवर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉवर था वो खुल गया, जो दराज था वो खुल गया। ओपन रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ एंड सीक्रेट ड्रॉवर, और वहां पे मैंने जो देखा वहां पे कि बिल्कुल वो बिल्कुल खुल गया था। और जैसे ही वो खुला, आई वॉज सेलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर, आप कह सकते हो कि वो ओपन हो गया। जो स्पेस था उसके नीचे का जगह, वो जो सीक्रेट ड्रॉवर था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, खुल गया था, राइट। और जो धीरे धीरे जो जब मैंने उस पर अपनी मुट्ठी मारी और तेजी से जो दराज खुल गया था, तो एक खाली स्थान दिखाई दे रहा था जिसमें एक सीक्रेट दराज थी, और देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहां पे कुछ था। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी हैं, और इन मीनिंग्स को भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। जैसे डैमेज, डैमेज का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचा देना, इंजरी और हार्म दैट रिड्यूसेस वैल्यू एंड
यूजफुलनेस जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, यूजफुल हो जाती है चीजें, अनयूजफुल हो जाती है जहाँ पे कोई यूज नहीं करता। ब्रूट का मतलब होता है बिल्कुल इंटेंसिव तरीके से, क्रूड पर्सन होता है जिसमें पूरी ताकत लगा देता है, ब्रूटली फोर्स जिसको कहते हैं, जिसमें कोई दया भाव नहीं दिखाते। और शैलो स्पेस का मतलब होता है एक लैकिंग डेप्थ जो होता है सुपरफिशियल लेवल का, उसको हम कहते हैं शैलो, राइट। देखिए यहाँ पे अगर इस कंप्लीट पैसेज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि आई रिमूव्ड रोल टॉप, कि मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरीके से निकाल दिया, एंड ड्रावर्स को खींचा, जो दराजे थे उनको खींचा, और लगभग हर जगह से जो उसकी परत थी वो निकल चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि वाटर के द्वारा डैमेज किया गया है। वो आग और पानी दोनों के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से, ये क्लियरली ऐसा लग रहा था कि ये डेस्क खराब हुई है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्ट्रक फास्ट, और जो लास्ट की ड्रॉवर थी वो उसमें अटक गई थी। मैंने कोशिश की और आई कुड ट्राई टू, मैंने कोशिश की कि वो इजी तरीके से बाहर हो पाए, बट एट द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन लास्ट में मैंने बिल्कुल एक ब्रूट फोर्स का यूज किया और स्ट्रक शार्पली ऑन साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने अपनी मुट्ठी से तेजी से उस पर मारा, एंड ड्रॉवर फ्लू ओपन एंड रिवील सेलो, और जो ड्रॉवर था उसका वो ओपन हुआ, और जो अंडरनीथ जगह थी, सीक्रेट ड्रॉवर था, वहां पे एक जगह थी, और देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहां पे कुछ था, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो आगे के पैसेज में, तो यहाँ लिखा हुआ है आई रीच्ड इन एंड टुक आउट द स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और मैं वहां पे पहुंचा और मैंने अपना हाथ डाला, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और वहां पे एक छोटा सा ब्लैक टीन बॉक्स को बाहर निकाला, और इसके ऊपर एक आप कह सकते हो सेलो टेप टू टॉप of the piece of lined note paper and written in the Saki handwriting, Jim's last letter received January 25th 1915। और मैंने जैसे ही उस ब्लैक टिन बॉक्स को बाहर निकाला, उसके टॉप पे एक खींचा हुआ नोट जो पेपर का टुकड़ा था सेलो टेप से चिपका हुआ था, और उस पर एक लिखावट थी 25 जनवरी 1915 को, इसमें लिखा था जिम का अंतिम पत्र, और टू बी बरीड विथ मी, टू बी बरीड विथ मी व्हेन अ टाइम्स कम, और उस पर लिखा था कि मेरी मृत्यु होने पर मेरे साथ दफन किया जाए, वो लिखा था व्हेन इट्स टाइम कम्स। आई न्यू एज आई डिड इट वाज रॉन्ग विथ ऑफ मी एंड ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट अ बेटर माई स्क्रब्स, राइट। और यहाँ पे जो लिखा था, मैं जानता था कि मैंने ये क्या किया है, बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत था, लेकिन मेरे ऊपर जो क्यूरियोसिटी थी वो हावी हो गई थी, आमतौर पर ऐसा होता है, बेटर फॉर माई स्क्रब्स, राइट। आई न्यू आई डिड इट बट इट वाज रॉन्ग, मुझे पता था कि मैंने गलत किया, टू ओपन द बॉक्स, बट जो जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, वो मुझे जो जिज्ञासा थी वो मेरे जो डाउट था उस पर हावी हो गई थी, और आमतौर पर ऐसा होता है, इट यूजुअली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इनवलप, और उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, और इस पर पता था, द एड्रेस रीड मिस जिम मैफरसन 12 कॉपर बीचिंग ब्रीडपोर्ट और डोरसेट, और ये एड्रेस था वहां पे। मैंने आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उस लेटर को निकाला, अनफोल्ड किया, और इट वॉज रिटन इन पेंसिल, जो कि पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप 26 दिसंबर 1914, और वहां पे जो डेट लिखी हुई थी वो 26 दिसंबर 1914 की डेट लिखी हुई थी। और यहाँ पे अगर हम देखें वर्ड मीनिंग्स को, तो देखिए सैकी का मतलब होता है जो ट्रमेंडस होता है, जैसे सैक करता है उसको हम सैकी कहते हैं, और बुरिड का मतलब होता है दफनाना होता है, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, प्लेस ऑफ ग्राउंड एंड कवर्ड विथ अर्थ, उसको हम कहते हैं, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासाएं, और स्क्रप्लिस का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड एक्ट्स होते हैं किसी भी फोर्स को करने के लिए वो, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आई रीच्ड इन, मैं वहां पहुंचा, मैंने वहां अपना हाथ डाला, और वहां से एक स्मॉल बॉक्स को, टीन बॉक्स को निकाला, जिसपे सेलो टेप लगा हुआ था, टॉप पे जो पीस ऑफ लाइन नोट पेपर थे उसके ऊपर उस पर लिखा हुआ था सैकी हैंड राइटिंग में जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स का लास्ट लेटर, और उस पर डेट जो डली हुई थी वो 25 जनवरी 1915 की डली हुई थी, कि मेरे जब टाइम आ जाए मुझे दफना दिया जाए। और आई न्यू, मैं जानता था
कि ये इट वॉज रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन फिर मैंने बॉक्स को खोला, क्योंकि जो मेरी जिज्ञासा के ऊपर जो चीज़ें थी उस पर मेरी क्यूरियोसिटी हावी हो गई थी। और इट यूजुअली डज, ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स वहाँ पे एक एनवेलप था और उस पर एड्रेस था मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस एंड ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, राइट। और मैंने उसको, आई टुक आउट द लेटर, मैंने वहाँ से लेटर निकाला और अनफोल्ड किया उसको। उस पर लिखा हुआ था पेंसिल से, और जिसके टॉप पे डेट लिखी हुई थी 26 ऑफ दिसंबर 1914, राइट। आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर पोनी, आई राइट टू यू मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। अब उस लेटर को अनफोल्ड करने के बाद जो चीज़ें लिखी हुई थी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। मैं तुम्हें बहुत खुशनुमा सोच के साथ लिख रहा हूँ कि क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ वंडरफुल अद्भुत हुआ है और जिसके बारे में मुझे तुरंत बताना चाहिए। इट जस्ट हैपन दैट मस्ट टेल अबाउट एट वंस, मुझे एक बार जरूर बताना चाहिए। और वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, कि हम जो थे वो कल सुबह क्रिसमस की जो खाइयाँ थी उसमें हम पड़े हुए थे, राइट। और यहाँ पे आप इजी तरीके से देख पाओगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, कि हम क्रिसमस की जो मॉर्निंग थी, क्रिसमस की मॉर्निंग में जो खाइयाँ थी उसमें हम खड़े थे उसके ट्रेंचेस में। और ये पूरी तरीके से इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग था और बिल्कुल स्पष्ट शांति के बारे में था। और एक ऐसी सुंदर सुबह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और कभी नहीं देखी और इतनी ठंडी जमा देने वाली जितना क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। इट शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट बिगन इट, बट द ट्रूथ आई असम टू से दैट फ्रिट्ज बिगन इट। और मुझे आप कह सकते हो कि आपको बताने में सक्षम होना चाहिए कि जो हमने इसको शुरू किया है उसको मुझे कहने में शर्म आ रही है कि आई शुड लाइक टू एबल टू ट्रूथ टेल यू बिगिन इट, मुझे आपको बताने में सक्षम होना चाहिए। हमने इसे शुरू किया और ये कहने में शर्म आ रही है, लेकिन सच है कि जो फिट्स था, फिट्स ने यह शुरू किया। और पहले किसी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, ट्रंचेस, ट्रंचेस का मतलब होता है जो नीचे का एरिया होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम, जहाँ से हम इवैक्यूएशंस क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस करते हैं अपने ट्रूप्स का। और क्रिप्स का मतलब होता है बहुत ही क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ होती है, क्रिप्स कर्ल जो होती है उसको हम कहते हैं। फ्रॉस्टी का मतलब होता है लैकिंग वार्म, फीलिंग अनफ्रेंडली, जिसमें फील करते हो बिल्कुल ठंड सी हो या फिर अननेचुरल तरीके से जब आप फील करते हो। सन का मतलब होता है शर्म आना, शर्म आती है, जिसे सेम कहते हैं। डिस्ट्रेस भी कहते हो, एम्बैरस भी कह सकते हो आप, गिल्ट फील करना उसको भी आप आसान कहोगे। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ और बहुत बेटर वे में आप समझ पाएंगे कि प्रिय कोनी, मैं तुम्हें एक खुशनुमा सोच के साथ, फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, मैं अभी अभी ये सोच के साथ लिख रहा हूँ कि मैंने अभी अभी कुछ अद्भुत हुआ है जिसके बारे में मुझे तुरंत बताना चाहिए। हम सब कल सुबह क्रिसमस की सुबह खाइयों में खड़े थे ट्रेंचेस में, और ट्रेंचेस एज यस्टरडे मॉर्निंग, जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी वो बहुत ही पूरी तरीके से सुस्पष्ट और शांति के बारे में था। और एक ऐसी सुंदर सुबह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी ठंडी और जमा देने वाली जितना कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। और मुझे पहले बताने में सक्षम होना चाहिए कि हमने इसे शुरू किया, पर कहने में शर्म आ रही है। लेकिन सच है कि फिट्ज ने यह कहना शुरू किया और फिट्ज बिगन इट। अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बारे में बात करते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले किसी ने जो अपोजिट साइड था वहां पे देखा कि विपरीत खाइयों से एक सफेद जो फ्लैग था, सफेद झंडा था, उसको लहराते हुए देखा। और फिर हमने देन दे वर कॉलिंग आउट फ्रॉम अक्रॉस मैन लैंड, क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस टॉमी
हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, some of shoot back, same to you, Fitz, and same to you. I thought that would be a that. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले किसी ने जो विपरीत दिशा से जो खाइयों से सफेद झंडे लहराते हुए देखा, हम फिर वे हमें विपरीत दिशा से निर्जन स्थान से बुला रहे थे. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. हमें हमारा आश्चर्य खत्म हुआ. हम वापस से चिल्लाए, तुम्हें भी फिट्स, तुम्हें भी. मैंने सोचा था कि यह ऐसे ही होगा. हम सब ने किया, लेकिन वी थॉट वी वुड दैट, हमने सोचा ऐसे ही होगा. वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप एंड देयर इज अ ग्रे कोट एंड वेविंग द वाइट फ्लैग. तभी अचानक उनमें से एक अपना ग्रे कोट पहने हुए और सफेद झंडा लहराते हुए ऊपर उठा. कोई चिल्लाया, डोंट शूट लैड्स. समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि उसे मत मारो, उस लड़के को मत मारो, लड़कों. किसी ने गोली नहीं चलाई. एंड नो वन डिड. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप एंड पैरपेट एंड अनदर. और वहां पे आप कह सकते हो कि कोई चिल्लाया, गोली मत मारो लड़कों, और किसी ने गोली नहीं चलाई. फिर तो वहां मुंडेर और एक और फ्रिट्स था. फिर एक और मैं लड़कों से कहा, अपने सिर नीचे रखो, यह एक चाल है. लेकिन ऐसा नहीं था. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन. इट्स ट्रिक, बट इट वाज नॉट. कि उसने, मैंने कहा कि एक चाल है, अपना सिर नीचे कहा. मैं लड़कों से कहा, अपने सिर नीचे रखो, यह एक चाल है. लेकिन ऐसा नहीं था. अब यहाँ पे मीनिंग्स को देखें. सबसे पहले वेविंग का मतलब होता है जहाँ पे आप फ्रीली घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो. वेव जिसको कहते हैं. शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, राइट. और ये चीज आपको भी पता है कि शाउटेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना होता है. और फ्रिट्स एक नाम है जिसमें आप कह सकते हो इनफॉर्मल, जिसको हम कहते हैं उस वे में ऑपरेबल जो रहता है उसको हम कहते हैं. देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि फर्स्ट किसी ने अपोजिट तरफ से देखा, ट्रेंचेस में व्हाइट फ्लैग से वेव करते हुए. देन दे वर कॉलिंग, उन्होंने कॉलिंग करना स्टार्ट किया. जो मैन था, नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. देन सब लोग सरप्राइज थे, वी हैव गॉट सरप्राइज. सम ऑफ शॉक बैक, कुछ पीछे देख रहे थे. सेम यू फ्रिट्स, ऐसा बोल रहे थे, सेम यू. आई थॉट इट वुड बी दैट, मैंने सोचा ऐसा ही होगा. वी ऑल डिड, हमने भी किया. बट सडनली वन ऑफ देम वाज अप. वहीं कोई आया और वो ग्रे कोट में था, वेव कर रहा था व्हाइट फ्लैग के साथ. और किसी ने चिल्लाया, उन लड़कों को मत मारो. एंड नो वन डिड. देयर वाज अनदर फिट्स, वहां पे एक और फिट्स था. अप एंड परपेट अनदर, कीप योर हेड्स डाउन. उन्होंने कहा कि अपने हेड्स डाउन करो. आई टोल्ड द मैन, मैंने उस इंसान से कहा कि उसने कहा कि एक ट्रिक है, बट वो ट्रिक नहीं थी. अब देखिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग. और यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे एक जो जर्मन था, वो जर्मन में से एक अपने सिर में से क्या कर रहा था, वो बोतल को ले रहा था. वेविंग द बोतल अबव द हेड. इट वाज अ क्रिसमस डे. टॉमी हैव स्नैप्स. और क्रिसमस का दिन था. टॉमी, हमारे पास स्नैप्स हैं और हमारे पास सॉसेस हैं. और इसके अलावा हम आपस में हम आपसे मिलते हैं. वी मीट यू. यस, बाय द टाइम देयर वाज dozen of them walking towards up across no man land and not rifle between them. We meet you, हम मिलते हैं. yes, हाँ. by the time, और इस समय वहां तक उनमें से दर्जनों व्यक्ति निर्जन स्थान से हमारी ओर चले आ रहे थे. उनके पास भी राइफल्स नहीं थी. the land and not rifles them. little private Morris was first up. come on boys. और आप कह सकते हो कि सबसे पहले वाला लिटिल प्राइवेट मॉरिस था. चलो लड़कों, हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, व्हाट वर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. और फिर उन्हें कोई रोक नहीं रहा था. वहां मैं ऑफिसर था, वो जो अधिकारी, मैं वहां पे ऑफिसर था. शायद मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज. मुझे लगा कि मुझे वहां उनको रोक देना चाहिए था. लेकिन बट ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई ये थी कि इट नेवर इवन अकर्ड टू मी. लेकिन लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे रोकना चाहिए था.
उनकी और हमारी पूरी जो पंक्ति थी, मैंने पुरुषों को एक दूसरे की तरफ तरु धीरे धीरे जाते देखा. आई शुड along the lines ours, it could be a walking slowly and towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. और एक स्लेटी कह सकते हो जो ग्रे कलर की वर्दी में वर्दीधारी जो था खाकी वर्दियों के बीच में मिलते हुए देखा. फिर उनमें से एक था और मैं इसी का हिस्सा था. युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे. एंड वी आर मीटिंग इन द मिडिल, राइट. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं इन्हीं में से था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इनका पार्ट था. एंड इन द मिडिल ऑफ वॉर वी आर मेकिंग पीस. और वॉर के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, शांति मना रहे थे. देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ मीनिंग्स हैं जिसको आपको समझना है. स्नैप्स का मतलब देखिए, स्नैप्स होता है एक ड्राई जो स्प्रीट होती है उसको हम कहते हैं. स्वेज का जो सोल्स का मतलब होता है, आप देख पाओगे यहाँ पे अच्छी तरीके से कि उनके पास क्या थे, एक पोर्क होता है, बीफ होता है, मीट होता है, उसको हम कहते हैं जो कंबाइंड होता है उसको हम कहते हैं सोल्स, राइट. देखिए अगर इस पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो आप कह सकते हो कि एक जो जर्मन था वो अपने सिर से एक बोतल लहरा रहा था और क्रिसमस का दिन था. टॉमी, हमारे पास स्नैप्स हैं, हमारे पास सॉसेस हैं, हम आपस में मिलते हैं. हाँ, और इस समय तक वहाँ उनमें से दर्जनों व्यक्ति एक जो निर्जन स्थान था वहाँ हमारी ओर चले आ रहे थे और उनके पास भी राइफल्स नहीं थी. और सबसे पहले आने वाला लिटिल प्राइवेट मॉरिस था. और उसने कहा चलो लड़कों, हम किस बात का वेट कर रहे हैं, कम ऑन बॉयज, व्हाई वी आर वेटिंग फॉर. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उन्हें कोई रोक नहीं रहा था. आई वॉज ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम एंड देयर एंड देन. और शायद मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे रोकना चाहिए. और उनकी और हमारी पूरी पंक्ति में पुरुषों ने एक दूसरे के तरु धीरे धीरे जाते देखे. स्लेटी वर्दीधारी और खाकी वर्दीधारियों के बीच मिलते देखा और मैं उनमें से एक था. मैं इसी का हिस्सा था. युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे. वी वर मेकिंग पीस बिटवीन मिडिल ऑफ द वॉर, राइट. देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पैसेज के बारे में. और यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जिसको देख करके समझ करके आप चीजों को सीख पाओगे कि क्या दिया हुआ. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड. और तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते प्यारे कोनी, जब मैंने फिट्ज अधिकारी की आंखों में देखा जो मेरी तरु हाथ फैलाकर आया और उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़ा और इसे पकड़कर कहा हंस वुल्फ. उन्होंने बहुत ही वार्मली इसको हैंड किया और कहा हंस वुल्फ, मैं डसेलडर्फ से हूँ. आई एम फ्रॉम डसेलडर्फ, मैं डसेलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा सोलो बजाता हूँ, सेलो बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस. आई प्ले सेलो इन ऑर्केस्ट्रा. हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैफरसन, राइट. और उसने कहा कि हैप्पी, मैंने जवाब दिया कप्तान जिम जो मैकरसन थे, आपको भी हैप्पी क्रिसमस. और आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैंने भी उन्हें रिप्लाई किया आपको भी हैप्पी क्रिसमस. और आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट एंड वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. और मैंने कहा कि मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डोरसेट के एक स्कूल में एक स्कूल शिक्षक हूँ. वह मुस्कुराया और फिर उसने बोला ओह डोरसेट. देखिए इससे पहले कि हम इन पैसेज में और आगे बढ़ें, हमें समझना होगा इनकी मीनिंग्स को, उसके बाद चीज़ों को हम समझ पाएंगे और बेटर वे में. मीनिंग्स के अंदर अगर आप सबसे फर्स्ट मीनिंग को देखें तो यहाँ लिखा हुआ इमेजिन. और इमेजिन का मतलब होता है आपका एजम्पशन, आपकी कल्पनाएं. और अप्रोच का मतलब होता है जो बिल्कुल जिस तरीके से आप बिल्कुल पास में आते हो, नियरर आते हो, उसको हम कहते हैं अप्रोच. और इसी के साथ में अगर आप देखें और भी कुछ चीज़ों को तो आप और तरीके से समझ पाएंगे. वॉर्मली का मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल एक आप एंथुसियास्टिक तरीके से मिलते हैं, उसको कहते हैं वॉर्मली. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यू कैन नॉट इमेजिन डियर कोनी, कि तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते प्यारे कोनी. जब मैंने जो फिट्स के अधिकारियों की आंखों में देखा जो मेरी तरु को फैलाकर आया और
उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़ रखा था, बिल्कुल एंथुजियास्टिक तरीके से, और पकड़ कर कहा, हंस वुल्फ। उसने कहा, वार्मली होल्ड किया, और उसने कहा, कैप्टन जिम मैकर्सन। आई रिप्लाइड, हैप्पी क्रिसमस टू यू। उसने कहा, हंस वुल्फ, मैं डसेल वॉफ से हूँ, आई एम फ्रॉम डसेल वॉफ, राइट, और आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम। उसने कहा कि मैं डसेल डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और मैंने भी जवाब दिया, कप्तान जिम मैकर्सन, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। और मैं इंग्लैंड के एक जो पश्चिम स्कूल है, वहाँ एक डॉर्सेट में एक स्कूल का शिक्षक है। वह मुस्कुराया, और ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, और आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, और मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमने वी शेयर्ड अ रम राशन इन हिज एक्सलेंट सॉसेस, और हमने रम जो कहते हो, जिसको शराब कहते हो, का राशन और उत्कृष्ट जो अपने मैसेजेस थे उनको साझा किया एक्सलेंट तरीके से। वी टॉक्ड, हमने बात की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, शी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और हमने बात की, कोनी, हमने कैसे बात की, उसने लगभग बिल्कुल एक परफेक्ट इंग्लिश बोली। लेकिन पता चला कि वह कभी डोरसेट नहीं गया, बट इट turned out that I had never set to foot in Dorset, never even been to England, और ना ही कभी इंग्लैंड गया था। और उसे इंग्लैंड के बारे में जो कुछ पता था, he had learned all he knew the England from the school and from reading books in English। और उसे जो भी इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड नहीं गया था, उसे इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी पता था, वो स्कूल से, अंग्रेजी की किताबों में से पढ़ना सीखा। और its favorite writer was Thomas Hardy, his favorite book from Madding Crowd। और उसके जो फेमस जो लेखक थे थॉमस हार्डी थे, और उसकी जो फेवरेट बुक्स थी, पसंदीदा बुक्स कह सकते हो, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, राइट, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, राइट, और एक किताब थी। तो सो का मतलब होता है, तो आउट ऑफ देयर ये नो मैन्स लैंड वी टॉक Bathsheba and Garble Oak and Sergeant True and Dozzard। और आप कह सकते हो कि वहाँ जो भी निर्जन स्थान पे हमने जो बात सेवा और ग्रेबियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट पे बात की। हमने जिस टॉपिक्स के बारे में बात किया वो गर्बियल ओक था, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट पे बात की। देखिए कुछ मीनिंग्स हैं। एक्सलेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होती है, सुपीरियर क्वालिटी होती है, उसको एक्सलेंट कहते हैं। फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, और सर्जेंट कह सकते हो एक पर्टिकुलर ऑफिस, फंक्शन, कोर्ट, मोनार्की का, उसको हम कहते हैं। और इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि वो मुस्कुराया और उसने कहा, डॉर्सेट, मैं इस जगह को जानता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ही शेयर्ड विथ रम स्टेशन, हमने कुछ रम स्टेशन और एक्सीलेंट यूसेजेस शेयर किए। वी टॉक, हमने बात की अपॉन हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। कोनी, हमने बात की, हमने कैसे बात की, वो बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश उसने बोली। बट इट टर्न आउट हैड नेवर सेट फुट ऑफ डॉर्सेट, वो कभी डॉर्सेट नहीं गया और ना ही कभी वो इंग्लैंड को देखा उसने। बट उसने सारी चीज़ें सीखी अपने स्कूल्स में, बुक्स को रीड करके इंग्लिश की। उसके फेवरेट जो राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे, उसकी फेवरेट बुक थी फॉर फ्रॉम द मिडिल क्राउड एंड सो आउट देयर वर नो मैन्स लैंड। और यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। वी टॉक्ड भादसेबा एंड गार्बियल ओक के बारे में बात की, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की, हमने डॉर्सेट के बारे में बात की, सारी चीज़ें हमने उस चीज़ के बारे में हमने बात की। और अगर मैं आगे की तरफ मूव करूं तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago। और आप कह सकते हो कि उसने उसके पास उसकी एक पत्नी और एक बेटा था, और जिसका जन्म केवल 6 महीने पहले हुआ था। एज ही जस्ट born 6 months ago, as looked about me there was huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating,
और आप कह सकते हो कि हमने चारों ओर देखा, वहाँ पूरी निर्जन भूमि पर जगह खाकी स्लेटी के झुंड थे। कुछ स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ पी रहे थे, कुछ खा रहे थे। और हंस वॉल्फ, आई एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट यू वंडरफुल क्रिसमस के कॉनी। और जो कोनी हंस वुल्फ और मैंने, जो हंस वुल्फ था और मैंने अद्भुत क्रिसमस केक में जो कुछ बच गया था उसे साझा किया। और उसने सोचा, ही थॉट द मार्फियंस वाज बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसने कहा, उसने साझा किया, उसने सोचा कि उसके द्वारा अब तक चखे गए जो मर्जपैन थे वो सबसे अच्छा था। और मैं सहमत हो गया, आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। हम सभी चीज़ों पे सहमत हो गया, सहमत हो गए, हम सब कुछ के बारे में सहमत हुए, और वो मेरा दुश्मन था। कोनी इस जैसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। देयर वाज नो वाज क्रिसमस पार्टी लाइक कोनी, इस तरीके की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई, हालांकि वो मेरा दुश्मन था। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। हडल्स का मतलब होता है क्लोज मासेस होते हैं, जो गैदर करते हैं क्राउड को, उसको हम कहते हैं। और एनिमी का मतलब होता है पर्सन जिससे आप हैट्रेड फील करते हैं, उसको आप कहते हो। जो आपका दुश्मन होता है उसको आप कहते हो। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसकी वाइफ थी, उसका एक बेटा था जो कि 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ था। ही लुक्ड अबाउट द वर्ल्ड, हडल्स खाकी चारों तरफ, खाकी ग्रे एवरीवेयर, हर जगह ग्रे खाकी दिख रही थी। नो मैंस वॉज लैंड, सारे जितने भी लोग थे, कोई स्मोकिंग, कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई खा रहा था। हंस वॉल्फ और मैं, आई सेड व्हाट, जो भी बच गया था वंडरफुल क्रिसमस केक में से। कोनी, आई थॉट माफियन वाज द बेस्ट। उसने कहा कोनी, आई थॉट माफियन वाज द बेस्ट एंड हैड एवर टेस्टेड, जो उसने टेस्ट किया उसमें से सबसे बेस्ट था। मैंने भी एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने हर चीज पे एग्री किया। ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। और देयर वॉज एन क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और इस तरह की क्रिसमस पार्टी नहीं थी कौन। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि कौन इस तरीके की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तभी कोई जिसे मैं नहीं जानता एक फुटबॉल लेकर आए। ग्रे कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन पाइल्स एंड मेक गोल पोस्ट, and next things we know it was a Tommy against Fritz out and middle of no man's land। मैं नहीं जानता था कि एक व्यक्ति फुटबॉल लेकर आया और ग्रे कोट का ढेर लगाकर गोल पोस्ट बनाया गया। और अगली बात जो मुझे पता चली वह थी जो निर्जन भूमि के लिए बीच जो टॉमी बनाम फ्रिट्ज का मैच हो रहा था। इट्स वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल नो मैंस लैंड। और हंस वुल्फ और मैंने देखा, और ठंड को दूर करने के लिए हंस वुल्फ लुक्ड एंड चीयर्ड क्लैपिंग, हमने क्लैपिंग करना चालू किया आवर हैंड्स, अपने हाथों से, स्टैम्पिंग आवर फीट, और जो पैरों से थपकी देकर तालियां बजाकर हमने उसका प्रोत्साहन किया। फीट टू कीप आउट कोल्ड एज मच एंड एनीथिंग, राइट। देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। जब मैंने एक पल आया जब मैंने महसूस किया कि हमारी सांसें हवा में आपस में घुल रही थी। इट वॉज मोमेंट व्हेन नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मीनिंग्स इन एयर बिटवीन अस। आई सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने कुछ देर बाद कहा, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, जिम मैकर्शन, मुझे लगता है कि इस तरह से हमें युद्ध का, आई थिंक दिस हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि हमें युद्ध का समाधान करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ बिकम विडोज। और फुटबॉल मैच में किसी की मौत नहीं होती, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, कोई पत्नियां विधवा नहीं बनती। तो दैट द थिंग्स, यहाँ पे देखिए मीनिंग्स की बात करते हैं। चीयर्ड का मतलब होता है एक शाउट, एक इंकरेजमेंट जो होती है उसको हम चीयर्ड कहते हैं। मिंगलिंग का मतलब होता है कि एक मिक्स्ड होती है जहाँ पे आप यूनाइट होते हैं। ऑर्फन का मतलब होता है जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको हम ऑर्फन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानता तक नहीं था और वो फुटबॉल लेकर के आया, ग्रे कोट्स हर जगह उनकी मदद से डंप करके गोल पोस्ट बनाए गए।
नेक्स्ट थिंग्स इट वाज अ टॉमी अगेंस्ट फिट्स, ये टॉमी और फिट्स के अगेंस्ट था, मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, कोई भी मिडिल मैन नहीं था। हंस वॉल्फ आई लुक चीयर्ड क्लैपिंग, हंस वुल्फ और मैं हमने देखा, चीयर्ड किया, क्लैपिंग करी हैंड से, जो फीट को अपने जो पैरों थे उसको थपथपाया, एंड कीप आउट द कोल्ड एट मच एनीथिंग, हमने ठंड को दूर भगाने के लिए सारी चीजें करी। और देयर वॉज एन मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थी हवा में घुल रही थी, और आई सॉ एंड स्माइल, मैंने उसे देखा और स्माइल किया, और ही सेड आफ्टर व्हाइल, कुछ समय बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि हम इस वॉर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच, यहाँ पे कोई नहीं मरता, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, कोई जो वाइफ होती है कोई भी विधवा नहीं होती। देखिए ये जो चीज़ थी, और यहाँ पे चीज़ों को समझ पा रहे थे, और आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। और देन वी टॉमी एंड कुड बी विनिंग प्रोबेबली, वी laughed at and together we watched the game, sad to say only Fitz won 2-1, but Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it was quite fair. And the time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and drums was sauces had gone since run out, and we know it was all over. So मैंने कहा कि मैं क्रिकेट पसंद करूंगा, तब शायद टॉमी जीतने के बारे में सुनिश्चित हो पाएंगे। देन टॉमी कुड बी शो विनिंग प्रोबेबली, और हम उस पर हंसे, हमने एक साथ खेल दी, वी लॉफ दैट एंड एट टुगेदर वॉच द गेम, सेड कॉनी फिट्स वॉन 2-1, और कोनी फिट्स जीता, एक के मुकाबले 2 गोल से जीता। और बट हंस वुल्फ जनरली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, और लेकिन जैसा हंस वुल्फ उदारता से कहा, हमारा लक्ष्य आपकी तुलना में व्यापक था, तो यह उचित नहीं था, राइट, देयर वाज नॉट फेयर। और द टाइम केम, जल्दी वह समय आया जब खेल समाप्त हो गया, and time the game was finished, then snapped and rum sauces and long since run out, and we know it was all over. और हमने हंस को शुभकामनाएं दी, उसने कहा मुझे आशा है कि जल्दी ही अपने परिवार को फिर से देख सकेगा, कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम सब घर जा सकेंगे। और देखिए प्रॉब्ली का मतलब होता है शायद, और जेनरसिटी का मतलब होता है लिबरल, जो होता है जो शेयर करता है, अनसेल्फिश होता है, उसको हम कहते हैं लिबरल, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इस पैसेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा कि आई प्रीफर क्रिकेट, मैंने कहा कि आई टोल्ड हिम कि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं क्रिकेट पसंद करूंगा, तब शायद टॉमी जीतने के बारे में सुनिश्चित हो गया, और हम उस पर हंसे और एक साथ मैच को देखा, फिर जीता 1 के मुकाबले 2 गोल से। लेकिन हंस वुल्फ ने उदारता से कहा हमारा लक्ष्य आपकी तुलना में व्यापक था और यह उचित नहीं था, और जल्दी वो समय आया जब खेल समाप्त हो गया, स्नैप्स और रन सॉसेस पहले ही समाप्त हो चुके थे, हमें पता था कि अब सब खत्म हो गया है, हमने हंस को ऑल द रन आउट, सब कुछ खत्म हो गया, वी नो ऑल ओवर, हमें पता था कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। आई विश्ड हैंस वेल्ड एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड बी सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने उसको शुभकामनाएं दी, आई विश्ड, एंड कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे आशा है कि वो जल्दी अपने परिवार को फिर से देख सकेगा, कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम घर जा सकेंगे। आई होप्ड वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। आई थिंक दैट इज अ वेरी that is what every soldier wants on both side, हंस वुल्फ said। हंस वुल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों का सैनिक यही चाहता। टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकफर्शन। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू। आई सैल्यूट एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंग आई फेट। न ही तुम, उन्होंने सलामी दी, मुझे लगा,
कि धीरे धीरे अनिच्छा से मुझे दूर चला गया। वह सिर्फ एक बार हाथ मिलाने के लिए मुड़ा और फिर स्लेटी रंग कोट पहने सैकड़ों पुरुषों में शामिल हो गया। एंड ही टर्न्ड वेव जस्ट वंस, एक बार मुड़ा, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रंचेस। और फिर वह मुझसे दूर चला गया और सैकड़ों पुरुषों में शामिल हो गया, और जो कि अपनी खाइयों में वापस जा रहे थे। दे वर टूवर्ड्स गोइंग देयर ट्रंचेस। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ मीनिंग्स हैं। अनविलिंग का मतलब होता है जिसके अंदर इच्छा नहीं होती है किसी चीज को करने की, और ट्रंचेस का मतलब होता है वही खाइयाँ जहाँ पे चीजें होती हैं, इसको हम ट्रंचेस कहते हैं। कि यहाँ पे सीज्ड एक मीनिंग है जिसको आप समझ सकते हो कि कोई चीज को कंट्रोल में कर लेना, सीज्ड कर देना। चूंकि इसमें नहीं है, बट आपको फिर से भी समझना चाहिए कि जो सीज का मतलब होता है, ट्रंचेस का मतलब आपको पता है खाइयाँ होती है ट्रंचेस का मतलब। और यहाँ से आप चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और यहाँ पे कह सकते हो कि उसने विश किया उसे हंस को, और उसने कहा कि आई होप कि हम लोग वापस अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। यहाँ से आई होप ही वुड बी हिज फैमिली अगेन सून, और कि जल्द ही वो अपने परिवार से फिर से देख सकेगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम सब घर जा सकेंगे। राइट, वी कुड ऑल गो टू होम। आई थिंक हंस वोल्फ ने कहा कि आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते हैं। और ध्यान रखना जिम मैकरसन, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम। उसने सलामी दी। मुझे लगा कि वो धीरे धीरे, उसकी इच्छा तो नहीं थी लेकिन वो दूर हो जा रहा था। और इट टर्न ही वेव जस्ट वंस, उसने एक बार मुड़ा, और वन ऑफ द 100 ग्रे कॉटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड द ट्रंचेस, और एक बार हाथ मिलाने के लिए मुड़ा और फिर स्लेटी रंग की कोट पहने सैकड़ों पुरुषों में शामिल हो गया और खाइयों की ओर वापस जो जा रहे थे। द नाइट, आगे की अगर हम पैसेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है, द नाइट दैट नाइट बैक आवर डॉट्स एंड वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। तो कह सकते हो कि उस रात अपने बंकरों में वापस हमने एक आनंद गीत गाते हुए सुना, और ये काफी खूबसूरती से गा रहे थे। Quite a beautiful. It was still snatch silent night. Our boys gave him rousing cheers and while Safford watched. तो आप कह सकते हो कि बहुत ही खूबसूरती से गा रहे थे, और ये एक स्टिल नैच, एक शांत रात, हमारे लड़कों ने गर्मजोशी से सुर सुर में सुर मिलाया। जबकि जो चारवाहे थे वो देख रहे थे, जो सैफर्ड थे, सैफर्ड का मतलब होता है जो चारवाहे थे, वो देख रहे थे कि हमने थोड़ी देर के लिए साथ साथ अंतर्गीत गाया और फिर हम सब चुप हो गए। वी एक्सचेंज कैरोल वाइल देम दे फील, वी ऑल फेल्ट साइलेंट, फिर हम सब के सब क्या होगा, चुप हो गए। और वी हैड आवर टाइम्स पीस गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइव। और आप कह सकते हो कि फिर हमारे पास शांति सद्भावना का समय था, और हम समय जिसे जीवित रहने तक संजो कर रखूंगा। एट टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज अलाइव। डियर कोनी, प्यारे कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक यह युद्ध कुछ नहीं, केवल एक दुरस्त भयानक स्मृति होगा। वॉर विल बी नथिंग बट डाइसेंट एंड टेरिबल मेमोरी। और आज जो हुआ उससे मैं जानता हूं कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी ललायित हैं। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर इट ऑफ इट। और मुझे यकीन है कि जल्दी हम फिर एक साथ होंगे, और मुझे पता है कि दोनों ही सेनाएं कितनी ललायित है इन चीज़ों को करने के लिए, एक साथ होंगे। तुम्हारा प्यारा जिम। ये उस लेटर में लिखी हुई बातें हैं जिसको हम अभी ट्रांसलेट कर रहे थे, और बहुत ही प्यारा ये लेटर जो मिला था उस बॉक्स के अंदर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं। डगआउट्स का मतलब होता है अ बोट मेड बाय हॉलोइंग आउट ऑफ लॉग, जो कि किसी चीज़ को खोद करके बनाई जाती है। और राउजिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग, बिल्कुल। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वेल्थ, रिच मटेरियल, वैल्यूएबल थिंग्स जो होती हैं उसको।
आप कह सकते हो कि वो नाइट डगआउट्स वी हेयर सिंगिंग कैरल, हम एक साथ गाना गा रहे थे और ब्यूटीफुली इट वाज स्टिल स्नैच लाइन। नाइट हमारे लिए बहुत ही शांत थी। हमारे जो बॉयज थे, जो लड़के थे, उनने एक साथ सुर मिलाया, जबकि जो सैफर्ड था, जो चरवाहा था, वो देख रहा था। और वी एक्सचेंज कैरोल, हमने एक साथ गाया, फिर हम कुछ देर के लिए शांत हो। वी हैड आवर टाइम पीस एंड गुडविल, हमने पीस और गुडविल के साथ समय बिताया। और आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइफ, और ये इसको मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक संभाल करके रखूंगा। डियर कोनी, बाय द क्रिसमस नेक्स्ट ईयर तक वॉर विल बी नथिंग। और वॉर मुझे लगता है कि ये युद्ध कुछ नहीं, केवल एक दूरस्थ भयानक स्मृति होगी, but distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. हम एक साथ होंगे. I am sure of it. मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि हम आशा है कि हम एक साथ फिर से होंगे। तुम्हारा प्यारा जी। देखिए, यहाँ पे अगर हम फिर से चीज़ों को देखें तो आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने पत्र को फिर से मोड़ा और एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और मैंने ध्यान से वापस उसी लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। एंड बाय मॉर्निंग आई नो व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। बाय मॉर्निंग आई नो दैट व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट just few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. I drove. मैं बस कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट तक गया, और आई जस्ट, जो कि कुछ ही दूर था, और आई जस्ट आस्क्ड अ बॉय, और मैंने पूछा, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, राइट। और आई वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बिचेस वॉज, मैंने अपने कुत्ते को घुमा रहे एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचिंग कहाँ था। मकान नंबर 12, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट बर्नड आउट सेल, द रूफ गैपिंग एंड विंडोज बॉर्डेड अप। और मैंने पूछा उससे कि मकान नंबर 12 कुछ और नहीं बल्कि एक जला हुआ खोल, छत में दरार, खिड़कियां उखड़ी हुई, और घर निकला। मैंने साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या किसी श्रीमती मैकर्शन का ठिकाने का पता था। और आई नॉक्ड द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने हाउस के नेक्स्ट डोर को नॉक किया। एंड आई आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of Mr. Macpherson. Oh yes, said the old man in his sleepers. I knew her well. और एक चप्पल पहने हुए बूढ़े आदमी ने कहा, ओह हाँ, वह अच्छी तरीके से जानता था। उसने मुझे बताया कि एक सुंदर बूढ़ी औरत, थोड़ा गड़बड़ दिमाग वाली, एंड इस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक था, राइट। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे कुछ मीनिंग्स के बारे में, जैसे कि स्लीप, ड्रॉव, नॉक, राइट। अगर हम मीनिंग की बात करें तो आप देखोगे सबसे पहले लिखा हुआ है स्लीप, और स्लीप का मतलब होता है कि टू मूव करना किसी चीज़ को, और ड्रॉव का मतलब होता है आप एक मूवमेंट होता है, आप कहीं जाते हो ना, उसको हम कहते हैं। नॉक का मतलब होता है एक, जैसे आप एक घर के दरवाजे से दूसरे घर के दरवाजे की तरफ नॉक करना। नॉक का मतलब होता है बजाना, नॉक करना। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ईजिली देख पाओगे और समझ भी पाओगे। अब इस मीनिंग को फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें फिर से क्लियर हो सकें, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे ये काम करती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई फोल्डेड द लेटर एंड अगेन एंड स्लिप्ड इट एंड केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने क्या किया कि मैंने पत्र को फिर से मोड़ा और ध्यान से वापस उसी लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट तक गया, और कुछ ही मील दूर था, और मैंने एक कुत्ते घुमा रहे एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचिंग कहाँ था। तो मकान नंबर 12, और कुछ नहीं बल्कि एक जला हुआ खोल, छत की दरार, खिड़कियाँ, उखड़े हुआ घर निकला।
मैंने साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या किसी को श्रीमती मैकरसन के ठिकाने का पता था। तो एक चप्पल पहने हुए बूढ़े आदमी ने कहा कि ओ हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, असली पर आई नो एज वेल, राइट। और उन्होंने मुझे बताया कि अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट muddle headed, but her age was entitled to be, was not she, 101 years old. She had been in house when it caught fire. और उसने मुझे बताया कि एक सुंदर बूढ़ी सी औरत, थोड़ा गड़बड़ दिमाग वाली, और लेकिन उसकी उम्र में एक ऐसा होना स्वाभाविक था। और क्या वह नहीं थी, 101 साल की बूढ़ी, राइट, 101 years old. She had been in house when he caught fire. और जब आग लगी तो वो घर में ही थी। वास्तव में किसी को जानकारी नहीं थी कि कैसे आग लगी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. और लेकिन निश्चित तौर पर मोमबत्तियों से लगी हुई। He used candle rather than electricity. वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल यूज करती थी, because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वो हमेशा से सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी है। The fireman had got her out of just in time. She was a nursing home now. और फायरमैन ने उसे सही समय पर बाहर निकाल लिया और बताया कि अब वो शहर के दूसरी तरफ बर्लिंगटन हाउस में डोरचेस्टर रोड पर एक नर्सिंग होम में थी, राइट, डोरचेस्टर्स रोड एंड आउटसाइड द टाउन। और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें, इनटाइटल्ड का मतलब होता है एक टाइटल जिसको दिया जाता है, उसको हम कहते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। तो एक बार फिर से हम इस चीजों को समझ सकते हैं कि उसने बताया उस एक स्लीपर पहने हुए बूढ़े आदमी ने कि एक लवली लेडी थी। और यहाँ पे सी वॉज, उसको एक इंटाइटल था और लगभग 101 साल की। ही हैड बीन अ हाउस, जब आग लगी थी तो उस घर में ही थी वो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आग कैसी लगी। शायद हो सकता है कैंडल से लगी हो। सी यूज कैंडल, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल यूज करती थी, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी इज टू एक्सपेंसिव। वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत एक्सपेंसिव है। द फायरमैन गॉट हर आउट जस्ट अ टाइम, सही समय पे उसे बाहर निकाल लिया। और वो अभी इस समय नर्सिंग होम में थी, जो कि शहर के बाहर एक बर्लिंगटन हाउस में था, द डोरचेस्टर्स रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, शहर के दूसरी तरफ। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। देयर वाज अ पेपर चेन्स अप एंड हॉलवे लेटेंट क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर एंड टॉप साइड एंगल द टॉप। मैंने जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था उसे आसानी से ढूंढ लिया और वहां हॉल के रास्ते एक कागज की फुलझड़ियां लगी थी। लाइटिंग क्रिसमस ट्री एंड द कॉर्नर ऑफ द लॉप साइड एंगल द टॉप। I said I was a friend come to visit Mr. Mackerson, so bring her Christmas present. और मैंने एक शीर्ष पर एक परी तिरछी हुई लगी थी। मैंने कहा कि मैं श्रीमती मैकफेरसन का दोस्त हूँ और उन्हें एक क्रिसमस उपहार देने के लिए उनसे मिलने आया हूँ। और मैं भोजन कक्ष के भीतर देख सकता था। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat in singing. और हर कोई जो कागज की टोपी पहने हुआ था और गा रहा था। मैट्रन ने भी एक टोपी पहनी हुई थी। I could throw into the dining room I was wearing and singing. तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हॉलवे का मतलब होता है एक कॉरिडोर जो होती है बिल्डिंग की, उसको कहते हैं। टॉप साइड कह सकते हो एक लार्जर जहाँ पे डेवलप किया हुआ एक से दूसरी चीज। तो आप कह सकते हो कि उसने कहा कि मैंने जो बर्लिंगटन हाउस था इजिली उसको ढूंढ लिया था, जो कि एक पेपर चेन बना हुआ था और साइड में एक क्रिसमस ट्री बना हुआ था जो सब लोग खड़े हुए थे। और मैंने कहा कि मैं मैकफेरसन का दोस्त हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। मैं सारी चीज़ें डायरिंग से देख सकता था जहाँ सब लोग एक पेपर की टोपी पहने हुए थे एंड सिंगिंग, सब लोग कुछ ना कुछ गा रहे थे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि द मेट्रॉन्स हैड ऑन टू and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. और उन्होंने वो काफ़ी खुश लग रही थी और मैट्रन ने भी एक टोपी पहनी हुई थी, मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रही थी।
उन्होंने मुझे कीमे के एक टुकड़े की भी पेशकश की। वह गलियारे में मेरे साथ चली और उन्होंने कहा, श्रीमती मैकफिसन दूसरों के साथ नहीं है। और सी वॉक मी अलोंग कॉरिडोर, राइट। और मिस मैकफिसन इज नॉट विथ अदर्स, सी टोल्ड मी। उसने कहा कि वो दूसरों के साथ में नहीं है। And she rather confused today, so we thought it's best if he had good rest। और बल्कि आज थोड़ी उलझन में है और तो हमने सोचा कि ये सबसे अच्छा होगा कि वो ठीक से आराम करें। तुम जानते हो उनका कोई परिवार नहीं है। सी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर आई विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। She looked me as a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me। और उसने कहा कि कोई मिलने नहीं आता, उनका परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता। मुझे तो यकीन है कि वह केवल तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। और मुझे एक संरक्षिका में ले गई जहाँ खपची की कुर्सियाँ और चारों ओर गमले लगे हुए थे, पौधे थे, और मुझे छोड़कर चली गई। देखिए यहाँ पे माइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करके, चॉप करके बनाया गया और स्मॉल पीसेस। और कन्वर्सवेटरी का मतलब होता है एक स्कूल की जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ड्रामेटिक जो आर्ट होता है उसको। और विकर का मतलब होता है एक खपची टाइप जो चीज़ें रहती हैं, जो स्लैंडेड प्लाइंटेंट रहती है, उसको हम कहते हैं। जो ट्विग होता है उसको हम कहते हैं विकर, यानी कि जो कमजोर सी रहती है चेयर्स, उसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मैट्रन थी उन्होंने भी अपने हेड पे वो टोप पहना, हैट पहनी हुई थी और बहुत खुश लग रही थी मुझे देख करके। इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई, उन्होंने कुछ ऑफर भी किया। शी वॉक मी अलोंग कॉरिडोर, वो मेरे साथ अलोंग कॉरिडोर में चल रही थी। जो मैकफिसन थी वो दूसरों के साथ नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया। और वो कंफ्यूज्ड हैं आज, वो उनको रेस्ट होगा। इफ सी हैड गुड रेस्ट। सी हैज नो फैमिली, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें देखकर वो खुश होंगे। शी टुक मी अ कन्वर्सवेटरी विथ wicker chairs and potted plant around the left me। वो मुझे छोड़कर चली गई। The lady was sitting in wheelchair, her hands folded in the lap। और बूढ़ी औरत व्हील चेयर पे बैठी थी, उसके हाथ उसकी गोद में थे। और सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंट इनटू द विश बन। और उसकी चांदी जैसे सफेद बाल थे जो एक गुच्छेदार जूड़े में बंधे हुए थे। सी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो, आई शेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप मी वैकेंटली। और वो बगीचे के बाहर देख रही थी। और सो मैंने कहा नमस्ते, मुड़ी और सुस्ती में देखा और बोलती हुई हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैं बोलता गया हैप्पी क्रिसमस कॉनी। और आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। As I was speaking, her eyes never left my face। और यह मुझे मिला और मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। जब मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से बिल्कुल नहीं हटी। मैं टीन का डब्बा खोलकर उसे दे दिया। I think it's yours and I opened the tin box and gave it to her। That was the moment her eyes lit up with recognitions and face become suffused with sudden glow of happiness। और फिर उसके बाद उस पल उसकी आंखें स्वीकृति के साथ चमक उठी, उसका चेहरा अचानक खुशी के साथ भर गया। मैंने डेस्क के बारे में समझाया कि वह किस तरीके से मुझे मिला। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और मुझे नहीं लगा कि मुझे किस तरीके से मिला, वो शायद सुन नहीं रही थी। और यहाँ पे कुछ मीनिंग है। विस्पी का मतलब होता है एक हैंडफुल स्मॉल जो बंडल होता है उसको आप कहते हो। गैजिंग का मतलब होता है गार्डन की तरफ जिनमें जो रहते हैं उसको कहते हैं गैजिंग कहते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है सम्मान, आइडेंटिफिकेशन जो किसी चीज़ को मिलती है उसको आप कह सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, उसके हाथों को फोल्ड करके लैप पे रखा हुआ था। और वो सिल्वर वाइट हेयर थे उसके कम्प्लीटली और चमक रहे थे। गार्डन की तरफ देखा, मैंने कहा कि जो वो गार्डन की तरफ देख रही थी और मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट फाउंड दिस, आई वेंट ऑन
मैंने इसे मुझे मिला है, आई थिंक ये आपका है। और एज आई स्पीकिंग हर आईज वर नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था उसकी आंखें नहीं देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टीन बॉक्स को खोला, उसे दे दिया और मैंने कहा दैट्स द मोमेंट आई लेफ्ट ऑफ रिकॉग्निशन। उसके बाद जो उसकी आंखें थी वो रिकॉग्निशन की तरह, एक सम्मान की तरह उसने मुझे देखा कि अचानक खुशी से भर गया। और मैं टेक्स्ट के बारे में समझाया कि किस तरीके से यह मुझे मिला। परंतु वह शायद सुन नहीं रही थी। थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्र को अपनी उंगलियों से स्नेहपूर्वक सहलाती रही। देखिए यहाँ पे फॉर अ वाइल आप कह सकते हो सी सेड नथिंग स्ट्रोक लेटर ट्रेंडली विद द फिंगर ट्रिप्स। उन्होंने कुछ देर तक उस लेटर को सहलाती रही। सडनली सी रिच्ड आउट टुक माई हैंड। उन्होंने मेरे हाथों को लिया और ही आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर गईं। अचानक मेरी तरफ बढ़ी, मेरी आंखें पकड़ लिया, आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे प्यारे। ही हर आईज फिल्ड। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियर, शी सेड। उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे। और अचानक उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आए। दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार, पास आओ, प्रेज हिम, बैठ जाओ। एंड हियर यू आर, तुम यहाँ पे हो, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम यहाँ आओ, बैठो, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ आओ और जिम बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड ही किस्ड माई चिक। मैं उनके बगल में बैठ गया, उन्होंने मेरे गालों को चूमा। और आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। और जिम, मैं तुम्हारे पत्र को प्रतिदिन बार बार पढ़ती हूँ। तुम्हारी आवाज़ को अपने कानों से सुनना चाहती हूँ। यह मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि तुम मेरे साथ हो। आई रीड योर लेटर ऑफ्टन जिम एवरीडे। मैं हर दिन पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे स्ट्रोक का मतलब होता है एक एक्ट, ऑफ्टन का मतलब होता है मेनी टाइम्स, फ्रिक्वेंटली जो काम करते हो उसको हम कहते हैं ऑफ्टन, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग टू स्ट्रोक एंड हर लेटर डेंटली फिंगर टिप्स। वो अपने फिंगर टिप से लेटर को सहला रही थी। और जब उसने मेरे हाथों को पकड़ा और उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल आंसुओं से भर चुकी थी। यू टोल्ड मी, तुमने कहा था, उसने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे। एंड यू आर, ये बहुत बेस्ट प्रेजेंट है। माई क्लोजर, कम क्लोजर जिन, पास आओ, बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसकी बगल में बैठा और उन्होंने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। मैं हमेशा तुम्हारे लेटर्स को पढ़ती हूँ जिम। और इस तरीके से यहाँ पे लिखा कि आप देख पाओगे, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन योर हेड। मैं तुम्हारे सिर्फ आवाज़ को, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, बस मैं केवल तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। वह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो, राइट। और फिर शायद हम थोड़ी चाय पियेंगे। एंड यू विल नाउ यू बैक, यू कैन रीड टू योर सेल्फ। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वुड यू डू दैट फॉर मी डियर जिम डियर, आई जस्ट वॉन्टेड टू योर वॉइस अगेन। और मैं फिर, तुम वापस आ गए हो, क्या तुम मुझे पढ़कर सुना सकते हो? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्यारे जिम? और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने कानों से सुनना चाहती हूँ और मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि तुम मेरे साथ हो। और अब तो तुम आ गए हो और अब तुम वापस आ गए हो, तो तुम मुझे इसे पढ़कर सुना सकते हो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्यारे जी? आई लव सो आई डिड लव दैट सो मच। और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ तुम्हारी आवाज़ से सुनना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। अब तुम वापस आ गए। और एंड देन परहैप्स आई विल हैव सम टी। और उसके बाद फिर हम साथ थोड़ी चाय पियेंगे। और आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मर्जिफियंस ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्जिपियन। और मार्जिपान लगाकर एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है। माइकल मोरपुरी। यहाँ पे इस कंप्लीट, अगर मीनिंग की बात करें, फील का मतलब होता है महसूस करना, परहैप्स का मतलब होता है मे बी, पॉसिबल, शायद। लव का मतलब होता है प्यार, अ फीलिंग वार्म पर्सनल अटैचमेंट, डीप अफेक्शन जिसमें होता है, उसको हम कहते हैं लव। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा।
आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज को अपने सुनना चाहती हूँ, अपनी आवाज को अपने कानों से सुनना चाहती हूँ, और मुझे ये एहसास दिलाता है, फील कि तुम मेरे साथ हो, एंड यू, अब तो तुम मेरे पास हो, नाउ यू आर बैक, वापस आ गए, यू कैन रीड इट टू माई सेल्फ, क्या मेरे लिए पढ़ सकते हो, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम, क्या जिम वापस मेरे लिए ऐसा करोगे, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं वापस तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती हूँ, आई डिड लव दैट सो मच, मैं बहुत प्यार करती हूँ, और एंड देन परहैप्स यू डिड सम, उसके बाद हम शायद थोड़ी चाय पियेंगे, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिफियन, तुम्हें जैसा कि तुम्हें बहुत पसंद है मार्जिफियन केक, ऑल अराउंड चारों तरफ, आई नो कि तुम्हें कितना ये मार्जिफियन जो वो केक है वो बहुत पसंद है। तो ये कंप्लीट इसकी मीनिंग थी इस चैप्टर की। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक्स, ये जो कबाड़ की दुकान थी वहां पे ऑथर को क्या मिला। तो द ऑथर फाउंड 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क उसको मिला, और जो कि एक कबाड़ की दुकान से मिली थी, विच वॉज मेड ऑफ वोक से बनी हुई थी, इट वॉज वेरी बैड स्टेट, बहुत बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस, उसके रोल पॉस जो अलग अलग पार्ट में टूटे हुए थे। ऑफ इट्स लेग वॉज नॉट रिपेयर्ड प्रॉपरली, उसके लेग प्रॉपर तरीके से रिपेयर्ड नहीं थे। एंड द अदर साइड हैड बर्न मार्क कुछ जले हुए के निशान थे। What did find the secret drawer, उसमें secret drawer में क्या था, who do you think had put in there? The author found a small tin box, a secret drawer, उसके अंदर एक small tin था, एक secret drawer था, roll top desk, a piece of lined note paper was sellotaped to its top, and had Jim last letter received 25th of January 1915 and to be concealed with me when times comes written, probably it was put there Miss Jim McPherson, who was Jim's wife, जो कि जिम की वाइफ थी। She had written her name and address envelope inside the box, उन्होंने अपना एड्रेस और इन्वेलप के अंदर लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा who had written the letter and to whom and when, किसने और कब लेटर लिखा हुआ था। जिम ने मैकफिरसन ने उस लेटर को लिखा हुआ था अपनी वाइफ के लिए, कॉनी। मैकफिरसन वाज दिसंबर 26, 1914 को, राइट। व्हाई वाज द लेटर वाज रिटन वाज वंडरफुल थिंग्स हैड हैपेंड। देखिए जिम ने जो लेटर लिखा हुआ था, जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ द वंडरफुल थिंग्स हैपन इन द क्रिसमस डे, जो क्रिसमस डे पे हुआ था उसके बारे में कंप्लीटली लिखा हुआ था। द ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर इन्वॉल्व इन अ वॉर, जिसमें ब्रिटिश और जर्मन थे जो वॉर में इंडल्ज थे। ऑन दिस डे बोथ ट्रूप्स, जो दोनों ट्रूप्स थी आपस में मिली और उन्होंने सेलिब्रेट किया। दिस वर वंडरफुल थिंग्स थी बिकॉज द स्पीड ऑफ वॉर गोइंग ऑन, और वॉर सोल्जर्स वर ट्राइंग टू मेक पीस, और जो वॉर सोल्जर्स थे वो शांति बनाना चाहते थे। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when she were not soldiers? Hans Wolf was from Düsseldorf. He played a cello and orchestra. Jim McPherson was a school teacher from Dorset, right? Or had Hans Wolf ever been Dorset? Why did say so? Why did he say he knew it? No, Hans Wolf had never been Dorset. कभी डोरसेट नहीं गया, लेकिन उसने जो नॉलेज गैदर्ड की इंग्लैंड के बारे में स्कूल से, बुक रीडिंग करके इंग्लिश में, ये सारी चीजें थी। अब एक और क्वेश्चन है कि डू यू थिंक जिम मैकफिरसन कैन कम बैक फ्रॉम द वॉर एंड हाउ डू यू नो दिस? नो, it is most likely that Jim McPherson did not came back from the war, and sellotapes not paper mentioned that letter was last letter. उस सेलोटेप के ऊपर लिखा हुआ था ये लास्ट लेटर है। His wife did not receive more letters from him, और उसकी वाइफ को उससे ज्यादा लेटर्स नहीं मिली। It was evident that Jim McPherson has died. ये एविडेंट है कि वो मर चुका था। This happened to earlier part in the World War I first. ये वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट में हुआ था। विच इज द जर्मन्स वर triumphants which implies the defeats the British and death of Jim McPherson. जिम की डेथ के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो लास्ट लेटर था, उसके बाद उससे कोई लेटर नहीं मिले, ना उसकी जिम वाइफ को नहीं मिले।
वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? वो ऑथर ब्रिडपोर्ट पे क्यों गया? क्योंकि जब वो ब्रिडपोर्ट पे गए, क्योंकि इट वाज अ प्लेस जहाँ पे वो मिसेस मैकर्स्टन रहती थी, यूज टू लिव। द एड्रेस वाज लेटरहेड, जिम मैकर्स्टन 12 कॉपर बीचेस, ब्राइडपोर्ट, डॉर्सेट वाज ही वांटेड टू गिव अ लेटर टू बैक टू हर। वो इसलिए गया वहां पे उस लेटर पे क्योंकि वो उस लेटर को वापस करना चाहता था उस एड्रेस पे। लेकिन आपको पता ही है कि स्टोरी में कि वहां पे कुछ मिला नहीं, वो कहीं और रहती थी, तो फिर वहां गया वो। ही हाउ ओल्ड वाज मिस्टर मैक्सटन्स नाउ एंड वेयर वाज सी? अब देखिए यहाँ पे इसी में आंसर मिला कि वो 101 साल की थी। वन सी वॉज अ नर्सिंग होम, वो नर्सिंग होम में थी जो कि बर्लिंगटन हाउस में था एंड डोचेस्टर्स रोड पे था, अदर साइड उसी टाउन के दूसरी तरफ में। सो आई होप कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमने कंप्लीट चैप्टर के ट्रांसलेशंस को बताया है आपके सामने। अगर आपको लगता है कुछ सुझाव या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.